नामकरण सीख लिया आपने, जनरल इंट्रोडक्शन सीख लिया है ना। आज हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी में शुरुआत में दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, वर्नर थ्योरी है ना। इसमें दो बेसिकली तो दो थ्योरीज हैं। एक हम लोग पढ़ने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के बारे में कि ये जो कंपाउंड है इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो किस कंपाउंड में किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन होगा, किस कॉम्प्लेक्स में किस तरीके का शेप मिलेगा, किस तरीके की ज्योमेट्री मिलेगी, इनकी बातें करेंगे। ये हम लोग करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू। दूसरी एक और थ्योरी आएगी जिसको हम बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कौन सी थ्योरी? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करनी है, दूसरी करनी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसके पहले एक छोटी सी थ्योरी है जिसने कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए, कुछ के नहीं दिए, उसको हम लोग बोलते हैं वर्नर थ्योरी। तो वर्नर थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उनको कर लेते हैं। क्या कह रही है ये थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, ये बात कर लेते हैं। तो आज हम लोग करेंगे क्या? वर्नर थ्योरी। आज हम करने वाले हैं वर्नर थ्योरी। हेडिंग डाल लीजिए सब लोग। वर्नर ने क्या बोला, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में इन्होंने बताया कि जो सेंट्रल मेटल होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसमें दो तरीके की वैलेंसी प्रेजेंट होती है। एक को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी वैलेंसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। एक है प्राइमरी, दूसरी है सेकेंडरी। प्राइमरी बोलते हैं हम लोग जो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, मतलब अगर कॉम्प्लेक्स में जितने भी लिगेंड्स हैं या जितने भी अदर एलिमेंट हैं, अदर एलिमेंट अगर सारे के सारे एलिमेंट आप हटा दीजिए, उस कॉम्प्लेक्स से रिमूव कर दीजिए, तो उसमें जो सेंट्रल मेटल बचेगी, उस सेंट्रल मेटल के ऊपर फाइनली कितना चार्ज आएगा, उस चार्ज को हम बोलते हैं उस सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। और वर्नर ने यही जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसको क्या बोला? प्राइमरी वैलेंसी ऑफ दैट सेंट्रल मेटल इन दैट कंपाउंड। दूसरी चीज इन्होंने बोली सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी से कैसे डिफर करती है? सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी का दूसरा नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए वर्नर ने कितने तरीके की वैलेंसी के बारे में बोला? दो तरीके की वैलेंसी है। एक को बोलोगे प्राइमरी और दूसरे को बोलोगे सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी जो वैलेंसी है वो है आपकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल प्राइमरी वैलेंसी है। और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन देखिए, अब प्राइमरी तो पता है ऑक्सीडेशन नंबर है, निकाल ही लेंगे हम। सेकेंडरी है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करो
जैसे मान लो कि ये सेंट्रल मेटल है, ठीक है, और इस सेंट्रल मेटल के इधर एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, इस सेंट्रल मेटल को एक मोनोडेंटेट लिगेंड इधर है, ये है मोनोडेंटेट, और एक मान लो दूसरी तरफ से मोनोडेंटेट लिगेंड, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। दो लिगेंड अटैच है इससे, सेंट्रल मेटल को दो मोनोडेंटेट लिगेंड अगर इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं तो इस सेंट्रल मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 2। मोनोडेंटेट है मतलब एक ही लोन पेयर देगा, मतलब एक साइड से ही देगा, है ना, एक साइड से एक लोन पेयर दे रहा होगा ये, तो ये एक लोन पेयर इधर से, एक लोन पेयर इधर से, ठीक है। तो जब दो लोन पेयर इसको मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 2। जैसे मान लो ये नोट हो गया, ये स्लाइड नोट कर लीजिए पहली। तो जैसे कोई कॉम्प्लेक्स है, सपोज ये CO है, ये NH3 होल 5 है, यहाँ पे Cl है, और बाहर मान लो Cl3 है, ये कोई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स में अगर बात की जाए कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, तो प्राइमरी वैलेंसी आपको पता है कि प्राइमरी वैलेंसी होती है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, यही होती है। तो निकाल सकते हैं हम लोग, अगर सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर X मान लो, अमोनिया की होती है 0, 5 अमोनिया है, Cl माइनस की होती है -1, एक Cl की, इधर बाहर की तरफ 3 Cl है, तो कितनी आ जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +4, देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई +4। अब दूसरी बात करें हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी की, किसकी बात करें हम लोग, सेकेंडरी वैलेंसी की। तो अगर कोबाल्ट को देखो तो कोबाल्ट बीच में है और इससे 5 अमोनिया जुड़े हुए हैं और एक Cl जुड़ा हुआ है, देख पा रहे हैं कितने अमोनिया जुड़े हुए हैं, 5 अमोनिया जुड़े हैं और एक क्या जुड़ा हुआ है Cl। सब किससे जुड़े होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे सेंट्रल मेटल को, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6। इसका मतलब यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई, सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई यहाँ पे 6। नोट हो गया इतना, ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है प्रॉपर,
कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी की डेफिनेशन लिख लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी की डेफिनेशन लिख लीजिए। number of atoms, ions or molecules, atoms, ions or molecules that central atom or ion hold as its nearest neighbor in complex or coordination compound. नियरेस्ट नेबर समझते हैं ना, नियरेस्ट नेबर समझते हैं। जैसे ये मान लो कोबाल्ट था तो NH3 इधर अटैच है, NH3 डायरेक्टली जो अटैच होगा, जो डायरेक्टली अटैच होगा उसको क्या बोलोगे? नियरेस्ट नेबर। मान लो अब NH3 के बाहर की तरफ इधर Cl अटैच है तो Cl नियरेस्ट नेबर नहीं है। नियरेस्ट नेबर कौन है? कोबाल्ट के बिल्कुल जस्ट जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच है वो होगा नियरेस्ट नेबर। अब जैसे यहाँ पे मान लो कोबाल्ट का कोई ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल अटैच है? 4 अटैच है, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4। सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई इस केस में? 4। नोट कर लीजिए। प्राइमरी वैलेंसी की जो बात करी गई है वो क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, चार्ज डेवलप होता है प्राइमरी वैलेंसी से, तो इसलिए आप बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो आयनाइजेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी किसको डिनोट कर रही है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डिनोट कर रही है ना, कितने उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच हो रहा है। तो हम ये बोलते हैं, वर्नर ने बताया, हम नहीं, वर्नर ने बताया कि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है अगर इसको पिक्चर में दिखाना है, मतलब डायग्राम में शो करना है कॉम्प्लेक्स के, तो हम इसको शो करते हैं डॉटेड लाइन से। और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को शो कर रही है, इसलिए वो होती है नॉन आयनाइजेबल। और उसको सॉलिड लाइन से शो करो।
और देखिए, जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है, फॉर्मूला लिखो एक कॉम्प्लेक्स का, COCl3, COCl3, ऐसा है फॉर्मूला COCl3.6NH3, ये फॉर्मूला है कॉम्प्लेक्स का COCl3.6NH3। ब्रैकेट नहीं है, ये केवल फॉर्मूला बताया गया है। कौन सी चीज ब्रैकेट के बाहर है, कौन सी चीज अंदर है, ये चीज नहीं बताई गई है। इसके बारे में एक डिटेल दी गई है, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट, पॉइंट नोट कर लो इस कंपाउंड के बारे में, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज सेटिस्फाइड बाय 3Cl माइनस, क्या लिखा है इन्होंने, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज सेटिस्फाइड बाय 3Cl minus and secondary valency of cobalt is satisfied by 6NH3 molecule. मॉलिक्यूल, ठीक है। तो देखो इन्होंने बोल दिया, जैसे ही आपको सेंटेंस ये मिला कि सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज सेटिस्फाइड बाय 6NH3 मॉलिक्यूल, इसका मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, अमोनिया बनाएगा 6 के 6 मॉलिक्यूल, कोबाल्ट के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो अगर कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है तो हमने फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हमें बनाना है कि फॉर्मूला एग्जैक्टली होगा क्या। CO बना दिया, और इन्होंने बोला अमोनिया के 6 के 6 मॉलिक्यूल दे रहे हैं, क्या इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक। अब हमें ब्रैकेट लगाना है और ये सोचना है कि ये जो 3Cl है, ये 3Cl बाहर रखने हैं या 3Cl अंदर रखने हैं, है ना। तो इन्होंने बोला क्या कि ये जो 3Cl है ये क्या कर रहे हैं, इसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब Cl कहां पे जाएगा आपका, फॉर्मूला निकालना था हमने, फॉर्मूला निकाल, हाँ अब आपको पता है कि Cl माइनस इसके ऑक्सीडेशन नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब Cl माइनस तो प्राइमरी वैलेंसी से रिलेटेड है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर आपने बनाना है तो Cl माइनस को आप शो करोगे ब्रेक लाइन से, अटैच कराओगे, और NH3 को आप अटैच कराओगे किससे, सॉलिड लाइन से। NH3 को किससे अटैच कराएंगे, सॉलिड लाइन से। तो कैसे आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, कोबाल्ट +3 कर दीजिए, क्योंकि 3Cl माइनस है तो +3 का चार्ज होगा। अब इसके ऊपर आप दिखाइए, सॉलिड लाइन से NH3 दिखा दिया आपने, 6NH3 आपको दिखाने हैं, छह NH3 दिखा दिए हमने। अब 3Cl दिखाने हैं, कहीं पे भी 3Cl दिखा दीजिए। किस लाइन से दिखाएंगे Cl को,
ठीक है, हो गया। अब मान लो सेकेंड कंडीशन लिखो, सेकेंड कंडीशन में है, सेकेंड एग्जाम्पल में है, अब आपको स्ट्रक्चर बनाना है। सेकेंड एग्जाम्पल में दिया है प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट is satisfied by 3Cl minus ion and secondary valency of cobalt is satisfied by 5NH3 and 1Cl minus ion. Secondary valency is satisfied by 5NH3 and 1Cl minus. अब आपको फॉर्मूला भी बनाना है और आपको ये भी लिखना है, स्ट्रक्चर भी बनाना है। जो बात मैंने बताई है उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला भी बनाना है और स्ट्रक्चर। 4Cl क्यों दिखा दी? 4Cl का हिसाब किताब बताया मैंने कुछ? इन्होंने भी 4 दिखा दिया। पकड़ो, बनाइए स्ट्रक्चर ऑनलाइन। बना लिया? भेज दीजिए, बना लिया है तो। मान्या ने बना लिया? जो जो बना लिए हैं भेज दें फोटो खींच के। सब लोग बनाए? भेज दिया? आया तो नहीं? देखो इसमें कहानी में ट्विस्ट क्या है, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। नहीं, क्वेश्चन सही है। सबने भेज दिया धनाधन। देखो कहानी में क्या ट्विस्ट है, देखिए ध्यान से। क्या बोला था मैंने? प्राइमरी वैलेंसी क्या? हर्ष बोलिए। प्राइमरी वैलेंसी 3Cl माइनस से सेटिस्फाई हो रही है और सेकेंडरी वैलेंसी हो रही है आपकी किससे? 5NH3 और 1Cl माइनस से, इससे ना। ठीक है, अब देखो
कोबाल्ट, अभी चार्ज नहीं लिख रहे हम, 5 NH3 लगाने हैं आपको। सेकेंडरी वैलेंसी है तो किस लाइन से शो करोगे? कितने लगा दिए हमने? अच्छा देखो, इसके पहले एक और चीज बता देते हैं, क्योंकि ये उसमें चल रहा है, अंदाजे में चल रही चीज। एक चीज और बता देते हैं कि यहाँ पे जो रिपोर्टेड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो या तो उसके साथ मोनोडेंटेट अगर लिगेंड लगे हुए हैं तो 4 वाले रिपोर्टेड है, या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले रिपोर्टेड है। सबसे ज्यादा जो कोऑर्डिनेशन नंबर रिपोर्टेड है, मतलब जो प्रेजेंट है अपने एटमॉस्फेयर में या जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, वो हमारे सिलेबस में कौन से हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अपने को जो स्फीयर के अंदर लगाने हैं लिगेंड, अगर सारे के सारे मोनोडेंटेट हैं तो कितने लगाने हैं उनको? स्फीयर के अंदर कितने लगाने हैं? 6 ही लगाने हैं, 6 से ज्यादा नहीं लगा सकते। मोनोडेंटेट है अगर तो कितने लगा सकते हैं हम स्फीयर के अंदर? 6 लगा सकते हैं। स्फीयर के अंदर अगर 6 लगा सकते हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सॉलिड जो लाइन है उससे आप कितने दिखा सकते हैं? केवल 6 दिखा सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं दिखाना। यहाँ पे हमने बोला सेकेंडरी वैलेंसी 5 NH3 और एक Cl माइनस, तो एक Cl माइनस भी दिखा दो सॉलिड लाइन से। ठीक है, अब सॉलिड लाइन से आपने दिखाया, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा। अगर हमने बोला Cl माइनस सेकेंडरी वैलेंसी, Cl माइनस कहां पे होगी? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगी। ठीक है, अब देखो, अब इन्होंने बोला प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 3 Cl माइनस है, तो टोटल में जो लिगेंड लगा सकते हो आप, टोटल में जो लिगेंड लगा सकते हो और जो मोनोडेंटेट लगा सकते हो लिगेंड, वो टोटल में आप केवल 8 लगा सकते हो लिगेंड। ये पॉइंट याद रखना हो कि मैक्सिमम हम कितने लिगेंड यूज कर सकते हैं? 8, क्योंकि जो हमारे शेप हमारे रिपोर्टेड है ना, वो ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल, ये मेजर वे में ये 3 शेप ही रिपोर्टेड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जितने भी हम पढ़ते हैं या जितने भी हमारे सिलेबस में। तो या तो ऑक्टाहेड्रल शेप बना सकते हो, या टेट्राहेड्रल, या स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर के लिए हमें जरूरत पड़ती है, अगर ये मेटल है तो 4 लिगेंड की, वो इस तरीके से इसको, अभी ये सारी चीजें हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ते हैं, जहां हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले से आइडिया दे देती हूँ। सेंट्रल मेटल ये है, अगर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बननी है तो एक लिगेंड इधर, एक इधर, एक इधर, इस तरीके से स्क्वायर प्लेनर पोजीशन में 4 अटैच हो जाएंगे, है ना। अगर ज्योमेट्री बननी है टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल में आपको पता ही है कौन सी ज्योमेट्री होती है, 4 लिगेंड इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। अगर ऑक्टाहेड्रल बननी है तो 4 लिगेंड, ये अगर सेंट्रल मेटल है, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, और ये 4 आपके स्क्वायर पे अटैच। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे बनाना चाहें तो हम लोग कैसे बना सकते हैं? 5 NH3 बना दिए, तो अब Cl माइनस कितने बना सकते हो? 2 ही लिगेंड के बारे में बात करी गई कि कंपाउंड में 2 ही लिगेंड है, NH3 है और Cl है। सेंट्रल मेटल है आपकी कोबाल्ट, तो 8 बना सकते हो, 8 टोटल लगा सकते हो। 5 आपने अमोनिया लगा दिया और सेकेंडरी वैलेंसी में एक Cl माइनस भी लगा दिया। ठीक है, अब प्राइमरी वैलेंसी में क्या बोला है? 3 Cl माइनस है। 3 Cl माइनस का मतलब ये है कि एक Cl माइनस तो आपने ऐसे लगा दिया, दूसरा लगा दिया डॉटेड लाइन से, और तीसरा Cl माइनस इसमें से कॉमन। कॉमन का मतलब वो सेकेंडरी में भी काम कर रहा है और प्राइमरी में भी काम। तो वर्णन ने क्या बताया कि ये सेकेंडरी में भी है और किस में भी है?
प्राइमरी में भी है, जिसको इन्होंने बोला सेकेंडरी प्राइमरी दोनों। नौ कहाँ थे पिछले में? 9 हो गए थे? 9 नहीं होंगे, 8 होंगे। 9 हो गए थे। COCl3 6NH3 9 नहीं होंगे, 8 ही करना पड़ेगा। 9 का रिपोर्टेड ही नहीं है, इसको COCl2 6NH3 करो। 9 का रिपोर्टेड नहीं है, 9 का रिपोर्टेड नहीं है। हाँ बोलिए। अब यहाँ चार्ज +2 हो जाएगा, जो कंपाउंड चार्ज भी चेंज कर लो। 2 Cl करोगे तो क्या हो जाएगा? अगर 2 Cl लोगे तो क्या हो जाएगा? टोटल 8 ही ले सकते हो आप, 8 से ज्यादा रिपोर्टेड नहीं। तो अब इसमें अगर हमको फॉर्मूला लिखना है कि एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला यहाँ पे किस तरीके से बनेगा कि 5 NH3 स्फीयर के अंदर दिखाइए, एक Cl को भी आपको स्फीयर के अंदर दिखाना पड़ेगा। वो चार्ज में तो पार्टिसिपेट करेगा, कोबाल्ट का चार्ज तो बनवाएगा, लेकिन वो कौन सी वैलेंसी में आ रहा है? सेकेंडरी में भी आ रहा है। तो अगर इस कंपाउंड का आपने फॉर्मूला लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे CONH3 होल 5, एक Cl भी आ गया सेकेंडरी वैलेंसी में, तो यहाँ Cl स्फीयर के अंदर, और बाहर की तरफ कितने Cl हो जाए, कितने Cl होने चाहिए अकॉर्डिंगली? 5 6 हो गए, तो 6 तो आपने लिगेंड लगा दिए, और बाहर की तरफ अगर आप लगाना चाहो तो कितने लगा सकते हो? Cl2। हाइपरवेलेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट में जो हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ोगे ना, वो बिल्कुल लिमिटेड पढ़ोगे। 3 ही शेप बताए मैंने आपको, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल, एकदम लिमिटेड मामला है। sp3 dsp2 sp3d2 d2sp3, इतने ही पढ़ने वाले। नहीं नहीं, अभी 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 बात करें, अभी वाइड एंड टेट की भी बात करें। तो अगर इस तरीके से कंडीशन दी है तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, फॉर्मूला बना लेंगे ना, अब तो बना लेंगे। सेकेंडरी 5 NH3 था, एक Cl था, तो आपने सेकेंडरी के हिसाब से लगा दिया, फिर उसके बाद प्राइमरी के हिसाब से लगा दिया, है ना। अब ये जो प्राइमरी वैलेंसी है वो चार्ज डिसाइड करती है, तो इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना आना चाहिए? चार्ज कितना आना चाहिए? +2। इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? कॉम्प्लेक्स अगर तोड़ो तो कितना चार्ज आएगा? अगर इसको तोड़ोगे तो +2 चार्ज ही तो आएगा पूरे कॉम्प्लेक्स पे। और मेटल पे कितना चार्ज आएगा? मेटल पे चार्ज निकालो ध्यान से, मेटल पे कितना चार्ज आएगा कोबाल्ट पे? ऑनलाइन +3 आ जाएगा, ये 2 Cl इधर से, एक Cl इधर से, यानी तो ये तो ऊपर लाइन लिखी भी है, प्राइमरी वैलेंसी बाय 3 Cl माइनस, इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी इसके अकॉर्डिंग हो रही है, तो 3 Cl माइनस के अकॉर्डिंग +3 का चार्ज होगा। तो कोबाल्ट पे कितना चार्ज होगा? तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? लिगेंड कितने लगे हुए हैं? 6 लगे हैं,
कोऑर्डिनेशन स्फीयर में NH3 5 और HCl 6 मोनोडेंटेट लगे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6। कोई दिक्कत? अब कंडीशन के अकॉर्डिंग बना लेंगे, डायग्राम बना के दिखाइए। यही सेम कॉम्प्लेक्स है, आपको लिखा हुआ है प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय 3Cl माइनस प्राइमरी आपकी सेटिस्फाइड है CL माइनस और सेकेंडरी आपकी सेटिस्फाइड है सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय 3NH3 and 3Cl minus. Three NH3 and 3Cl minus. फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला भी लिखना है, स्ट्रक्चर भी बनाना है अपने। अमोनिया कितने बना दिए इन्होंने, देखो जरा हर्ष, देखो अमोनिया कितने अटैच किए इन्होंने, स्ट्रक्चर गलत बना। तुमने भी मार दुनिया भर के Cl कहां से लगा दिए इतने Cl? 8 कहाँ है? बन गया बच्चों, मैं बना के दिखाती हूँ, देखिए कोबाल्ट अमोनिया और Cl का वो है, कोबाल्ट के साथ क्या बोला 3NH3 लगे हुए हैं, तो 3 तो अमोनिया लगा दीजिए, 3 अमोनिया लग गए सेकेंडरी वैलेंसी से, और 3 Cl लगा दीजिए सेकेंडरी वैलेंसी से। और आप इसके चारों तरफ 6 ही लगा सकते हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 6 ही लगा सकते हैं, मैक्सिमम ऑक्टाहेड्रल शेप ही बना सकते हो आप, 6 ही लगा सकते हो, 6 लगा दिया आपने। अगर आपने 6 लगा दिए और ऊपर में क्या बोला इन्होंने कि प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय 3Cl माइनस, इसका मतलब जो 3 Cl ये वाले हैं ये प्राइमरी में भी पार्टिसिपेट कॉमन। कहाँ 8 बनाए थे? 8 कहाँ थे? 1 2 3 4 5 6, तो ये वाले तो ये दूसरे हो गए ना, ये वाली वैलेंसी वाले। ये देखो ध्यान से देखो, ये Cl केवल प्राइमरी वैलेंसी है, ये Cl केवल प्राइमरी वैलेंसी है, जो डॉटेड से दिखाया वो क्या है प्राइमरी वैलेंसी, जिसमें सॉलिड लाइन है वो सेकेंडरी वैलेंसी, मतलब स्फीयर के अंदर वो होगा, स्फीयर के अंदर वो होगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कौन होगा
जिसमें जो सॉलिड लाइन है वो वाला आपने बनाया है, वो होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। जितने आप सॉलिड लाइन से दिखाओगे वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। तो सॉलिड लाइन से आपने कितने दिखाए हैं इस स्ट्रक्चर में? 1 2 3 4 5 6, 6 दिखाए, है ना। अब इसमें कंडीशन में क्या चेंज आया? यहाँ की कंडीशन में लिखा है प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय 3Cl माइनस, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय 3NH3 एंड 3Cl। तो सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आपको जो सॉलिड लाइन से 3 अमोनिया दिखाने हैं और 3 क्या दिखाने हैं आपको? Cl माइनस। ठीक है, 6 के 6 हमने दिखा दिए। ठीक, अब 3Cl माइनस ये वाले जो हैं ये क्या है? ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, यही प्राइमरी में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आपने इसको डॉटेड लाइन से भी दिखा दिया। अब आपने डॉटेड लाइन से भी दिखा दिया तो इसका मतलब ये है, अब आप फॉर्मूला क्या बना दोगे? हाँ बोलो बोलो। क्योंकि आपको मालूम है कि ये Cl माइनस ब्रैकेट के अंदर हो या ब्रैकेट के बाहर हो, ये नेगेटिव चार्ज ही देगा -1 का। इसका मतलब कोबाल्ट के ऊपर ये +3 का चार्ज ही लाएगा। Cl2 और Cl1 बाहर कर दो तो भी ये कितना चार्ज बनाएगा? इसके ऊपर +3 का ही चार्ज बनाएगा। इसका मतलब इसका चार्ज बनाने में जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो Cl माइनस कर रहा है, और उस Cl माइनस से इस बात का कोई मतलब नहीं है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है या बाहर है। प्राइमरी वैलेंसी से इसका कोई मतलब नहीं कि वो चीज अंदर है या बाहर है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी का बस ये मतलब है कि उस स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना होगा, उस स्फीयर में जो आपकी कोबाल्ट है उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, बस इतनी बात बता रहा है प्राइमरी वैलेंसी। अब कनिष्का बोलो, आप कुछ पूछो। तुमने इतने Cl क्यों लगा दिए? सुनो 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 सुनो, ये देखो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय 3Cl माइनस, इसका मतलब कोबाल्ट की वैलेंसी तो कितनी आनी चाहिए? +3। अब ये Cl बाहर जाए चाहे Cl अंदर आए। ठीक, अब सुनो, ये हमें बनाना है किस तरीके का कॉम्प्लेक्स हम बना रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का मतलब हमें कितने लिगेंड लगाने हैं? 6 लिगेंड लगाने हैं। और अगर आपको 6 लिगेंड लगाने हैं, इसका मतलब 3 अगर अमोनिया लगा दिए तो 3 और लगाओगे ना स्फीयर के अंदर, स्फीयर के अंदर 3 और लगाओगे ना, तभी तो 6 लगा सकते हो। अगर आपको ऑक्टाहेड्रल बनाना है कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल शेप क्या होता है? स्क्वायर में 4 और एक ऊपर और एक नीचे, ऑक्टाहेड्रल शेप यही होता है। अगर आपको ऑक्टाहेड्रल शेप बनाना है तो ऑक्टाहेड्रल शेप में 4 इधर लिगेंड लगाने और एक ऊपर और एक नीचे। ये किसकी बात हो रही है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। ये बात किसकी हो रही है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब ऐसे कंपाउंड्स में फॉर्मूला वगैरह देकर के आपसे पूछते हैं कि इसमें कंडक्टिविटी का क्या ऑर्डर होगा, मतलब कंडक्टेंस किस तरीके से चलेगा, कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे, उसके हिसाब से कंडक्टिविटी डिसाइड होती है ना। तो अगर यहाँ पे बोलो आप, तो यहाँ पे कितने आयन प्रोड्यूस होंगे? इस कंपाउंड में कितने आयन प्रोड्यूस होंगे? 0। ये तो पूरा कॉम्प्लेक्स है ना, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। और किस तरीके का कॉम्प्लेक्स है? न्यूट्रल बोल सकते हैं इसको।
न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। अगर इसके पिछले वाले में बोलो तो कंडक्टिविटी अगर होगी तो किसकी वजह से होगी? कोई आयन में ब्रेक नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है मॉलिक्यूल। अगर पिछले वाले में बोलो कंडक्टिविटी, तो हमने फॉर्मूला क्या निकाला था? CONH3 होल 5 Cl Cl2। तो ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा? अगर ये ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा? इसके ऊपर +2 का चार्ज आएगा और 2 Cl माइनस अलग होगा यहाँ पे। तो कितने आयंस बन गए? एक ये और एक ये +2 वाला और 2 ये वाले। टोटल कितने आयन बन गए? 3 आयन बने। अगर इनको पॉजिटिव और निगेटिव की कंडक्टिविटी के हिसाब से देना है तो रेशियो क्या बोल सकते हो इसमें आप? रेशियो अगर बोलना है आपको पॉजिटिव और निगेटिव का तो 1:2 का बोल सकते हो। पॉजिटिव निगेटिव में देना है तो 1:2 का बोल सकते हो। एक पॉजिटिव आयन बन रहा है ये वाला और 2 मोल ये बन रहा है, तो रेशियो कंडक्टिविटी में 1:2 का दे सकते हो। जैसे मान लो लिखा हुआ है ये K3FeCN होल 6 ऐसे लिखा हुआ। इसमें अगर पूछे कंडक्टिविटी के बारे में तो क्या रेशियो बताओगे? कितने आयंस बनेंगे यहाँ? K3FeCN6 में कितने आयंस बनेंगे? 1:3। तोड़ के बना के बताइए कंडक्टिविटी का क्या रेशियो होगा? पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन से देखना है कितने पॉजिटिव आयन बन रहे हैं कितने निगेटिव। पहले पॉजिटिव रूल से चलेंगे। थ्री इज टू वन। तोड़ दें, तोड़ना ही थोड़ा है। ब्रैकेट के बाहर वाला टूट जाएगा। ऊपर वाले चार्ज से कोई मतलब है नहीं, मतलब है इसके स्टैइकोमेट्री से। यहाँ पे स्टैइकोमेट्री है 3, यहाँ पे स्टैइकोमेट्री है 1, तो रेशियो कंडक्टिविटी का क्या आ जाएगा? अब बता लेंगे कोई भी कॉम्प्लेक्स ऐसा दिया हो उसको तोड़ के। उसको टाइम नहीं पता था। तुम्हारे पास पेन पेंसिल कुछ नहीं है, कुछ नोट शोट नहीं करना है, प्रवचन सुनने और देने आए हो तब से बोले जा रहे हो, लगातार बोले जा रहे हो। इस पे बेस्ड एक सवाल कर। करेक्ट increasing order of electrical conductivity का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है ऑफ एक्वस सॉल्यूशन
ऑफ सॉल्ट्स। कौन कौन से सॉल्ट दिए हैं? तुमको भी क्लास से बाहर करूंगी और पिक लेके भेजूंगी मम्मी को। फर्स्ट कंपाउंड ये है, सेकंड है चुप हो जाओ वंश, क्या कर रहे हो? पेशेंस, पेशेंस था वो क्यों टेस्ट क्यों करने लगते हो? सॉल्ट सी लिखा एक्वा सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी का ऑर्डर बताना है, किसकी सबसे ज्यादा होगी किसकी कम होगी। जिसमें जितने नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तोड़ तोड़ के देख करके आंसर निकालना। क्या बेटा? 4321 आ रहा है। कितने आयंस, जिसमें ज्यादा आयन प्रोड्यूस होंगे वो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा हो। जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस में टूटेगा। वो दोनों तो बराबर होंगे, 3 ही आयन होंगे ना टोटल। किसी ने मैसेज किया है? 3421 और लोग बताएं। 3421 इंक्रीजिंग बता रहे हो कि डिक्रीजिंग? तोड़ के देख लेते हैं। पहले केस में क्या है? PTNH3 Cl4 बाहर है ना। तोड़ते हैं तो कितने आयन बनेंगे? एक तो ये वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा +4 चार्ज लेते हुए और 4 Cl- बने। तो यानी कि टोटल कितने आयंस बन गए यहाँ पे? 5 बन गए यहाँ पे। सेकेंड वाले केस में देखिए, सेकेंड वाले में Cl3 दे दिया है तो टूटेगा तो एक तो कॉम्प्लेक्स वाला। अब जैसे आपका बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आता है, बोर्ड में आता नहीं है वैसे, पर आ जाए एनसीईआरटी में, क्योंकि पहले ही पेज पे ये चीज दे रखी है। एनसीईआरटी में ये चैप्टर वर्नर थ्योरी से स्टार्ट किया है ना, शुरू शुरू में ही दे रखा है। तो क्योंकि एनसीईआरटी में दिया तो बोर्ड में बना सकते क्वेश्चन, अभी तक नहीं बनाए पर बना सकते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आपको बोर्ड में अगर आता है तो आप इस तरीके से ब्रेक करके लिख के दिखाएंगे कि यहाँ पे 6 आयन बन रहे हैं, यहाँ पे 3 बन रहे हैं, है ना। लेकिन आप जेई में कर रहे हो तो आप ये इसको 1 काउंट करो, इसको 4 काउंट करो, सीधे सीधे तोड़ के नहीं देखना है, सीधे सीधे फॉर्मूला देखो। ये 4 Cl है तो 4 और ये एक कॉम्प्लेक्स 5 आयन हो गए। यहाँ पे देखो 3 Cl और एक कॉम्प्लेक्स, तो टोटल 4 आयन बन जाएंगे। नीचे वाले थर्ड वाले में देखो ये एक कॉम्प्लेक्स और एक Cl, तो 2 आयन बन गए। फोर्थ वाले में देखो 2 पोटेशियम और एक ये कॉम्प्लेक्स, तो 3 आयन बन गए। जिसमें जितने ज्यादा आयन होंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी उस बेसिस पे अरेंज करने। लेकिन अगर बोर्ड में आता है तो पूरा ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज वगैरह तोड़ करके दिखाना पड़ेगा। हाँ
बेसिकली स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिसाइड। थर्ड वाले में आपके कितने बन गए? थर्ड वाले में 2 आयन बनेंगे और फोर्थ वाले में कितने बन रहे हैं? 3 आयन्स। तो ऑब्वियसली 2 से स्टार्ट होगा, थर्ड, 4, फिर उसके बाद क्या है आपका? थर्ड, फिर 4 है, फिर आपका है 2, और सबसे ज्यादा किसमें है? ठीक है, कर लेंगे ऐसे सवाल। एक ये क्वेश्चन आता है, एक प्रेसिपिटेट वाला क्वेश्चन आता है, 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, है ना, कंडक्टिविटी वाले में। अब नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए, वर्नर थ्योरी से क्या क्या चीजें, एक ही 2 चीज पता लगी थी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, अरेंजमेंट किस तरीके का कर सकते हैं, कितने आयंस हो सकते हैं। दूसरा, वर्नर थ्योरी की बहुत सारी लिमिटेशंस थी, जैसे कि केवल टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल, यही शेप के बारे में इन्होंने बताया था, और कुछ ज्यादा बात इसमें शेप के बारे में हुई भी नहीं थी, लिगेंड के नंबर के बारे में बताया था, ज्यादा चीजें बताई नहीं थी। तो कुछ 1-2 पॉइंट नोट करने हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस रीजन असर्शन में दे देते, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, only certain element possess property to form coordinate compound। इनकी थ्योरी कहती थी कि सारे एलिमेंट कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं बनाएंगे, कुछ ही बनाएंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट बनाएंगे। कुछ बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, इसका कोई आंसर इन्होंने नहीं दिया। प्रॉपर्टी। हाँ। अब सेकंड पॉइंट की क्या बात थी? सेकंड पॉइंट में इन्होंने बोला, मतलब क्या नहीं बताया सेकंड में, कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होते हैं वो, उनमें जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है वो क्यों होती है। मतलब कोई लिगेंड अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बारे में इनकी थ्योरी ने कुछ भी नहीं बताया। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का मतलब समझते हैं कि लिगेंड से इलेक्ट्रॉन मेटल की तरफ ही जा रहा है। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का मतलब, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम ऐसे एरो से दिखाते हैं ना, ये है आपका डोनर, यहाँ पे होता है, और यहाँ पे कौन होता है? एक्सेप्टर। जैसे इन केसेस में हम क्या बोलते हैं, डोनर हो गया लिगेंड,
और ये क्या हो गया एक्सेप्टर, सेंट्रल मेटल, बना लीजिए। तो ये जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है ये क्यों आई, कैसे आई, इसका कोई रीजन इन्होंने नहीं दिया। इस तरीके का कोई रीजन इन्होंने नहीं बताया था। थर्ड पॉइंट है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में कंपाउंड कैसे बिहेव करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वगैरह होगा नहीं होगा, इसके बारे में कोई बात नहीं की थी। कुछ बात नहीं करी इस बारे में, वर्नर थ्योरी। चलिए, वर्नर थ्योरी हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग थ्योरी कर रहे हैं, चलिए सेडविक की थ्योरी करते हैं, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करेंगे। नहीं नहीं, सॉल्ट बहुत हाई हो जाता है ना आप लोग के लिए, ठीक है। सिगरेट, जल्दी जल्दी फास्ट, सिगरेट। सिग्विक थ्योरी क्या है, देखिए जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था ऑक्टेट रूल थ्योरी, ये सब चीजें पढ़ी थी ना, आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा था कि भाई कोई भी जो कंपाउंड होता है वो क्या करता है, कोई भी जो एलिमेंट होता है वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहता है, इसीलिए वो बनाता है बॉन्ड, है ना। आयनिक बॉन्ड भी इसीलिए बनता था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी इसीलिए बनता था, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी इसीलिए बनता था। तो सिग्विक की थ्योरी क्या कहती है, सिग्विक की थ्योरी भी यही कहती है कि जो सेंट्रल मेटल है कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, या जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, वो हमेशा चाहता है कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, ठीक है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वो पाना चाहता। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक कॉन्सेप्ट दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं EAN। EAN, EAN क्या है, EAN है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। EAN क्या चीज है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से हमें किसी भी एलिमेंट के बारे में कुछ चीजें पता लगती हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड में कैसे काम करेगा, या इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने के लिए, ठीक है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मेनली हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, EAN। तो हेडिंग डालिए EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर।
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखें निकलेगा कैसे। ये एन अगर हमें निकालना है किसी एलिमेंट का, तो ई एन निकालना है तो पहले लिखिए एटॉमिक नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर को करना होता है माइनस। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड्स। कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लिगेंड दे रहा है। ठीक है, निकाला जाए। कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लेते हैं। उस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर लगाएंगे माइनस उसका ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर हो। फिर उसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं लिगेंड से वो लगाएंगे, और आपका आ जाएगा क्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जैसे मान लीजिए कि अभी जो पुराना हमने एग्जांपल लिया था वही ले लेते हैं। जैसे आपका कंपाउंड है K4FeCN6, इसमें निकालना है आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आयरन का। सेंट्रल मेटल का निकलेगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो निकालिए। EAN निकालना है, ब्रैकेट अंदर कट, ब्रैकेट यहाँ। चलो कोशिश कीजिए, फॉर्मूला आपको पता है। हाँ, मेटल का कंपाउंड का एटॉमिक नंबर कैसे होगा। एटॉमिक नंबर तो मेटल का होता है, एलिमेंट का होता है। 36 निकालो आंसर वंश, आंसर सब लोग निकालें। वैभव निकालो, वैभव तुम निकालो आंसर, तुम बकवास में। कितना है 30। तन्मय कितना आया 30 आ रहा, तुम्हारा हर्ष आ गया 36। चलो निकालते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, एटॉमिक नंबर लगा दिया, माइनस क्या किया था ऑक्सीडेशन नंबर प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन
गिवन बाय लिगेंड्स। 6 Cn माइनस है तो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर आयरन की निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 4 पोटेशियम का 4 हो गया, आयरन का x मान लो, Cn का -1, तो कितना आ जाएगा? प्लस का, तो ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस करना है। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 आपके Cn माइनस है तो इलेक्ट्रॉन कितने देंगे? 12 दे देंगे इलेक्ट्रॉन। तो वैल्यू कितनी आ गई? 26 माइनस 2 प्लस 12, 36 बन गया। जितने इलेक्ट्रॉन टोटल मिलेंगे सेंट्रल मेटल को वो होगा। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ गया इसका? 36। मतलब ये 36 एटॉमिक नंबर कौन सी इनर्ट गैस का होता है? क्रिप्टन का। किसका होता है? और निकालेंगे? क्लियर है सबको? कोई दिक्कत हो तो बोल दो। ये एन कैसे निकालना है? यू सब भी पता है। हाँ क्या बेटा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं उसको। एक पेयर दे रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना आइडियली। टोटल मतलब इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। दूसरे में बता दो, COCl2 En होल ट्वाइस +2। इसमें निकालना है कोबाल्ट का EAN। निकाल दीजिए जल्दी से। +1 है ऊपर चार्ज। कोबाल्ट का होता है 20, निकल का 28, 27 कोबाल्ट। EN निकालना है, जल्दी से निकालिए। किसका? लोन पेयर तो देगा ही ना, लिगेंड है तो। मुझे क्या पता कितना दे। कोशिश कीजिए सब लोग। थर्टी टू। मुझे नहीं पता आंसर, आप लोग को निकालना। निकालो जल्दी। EAN निकालने के लिए पहले क्या करना है आपको? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। निकाला जाए ऑक्सीडेशन नंबर। EAN निकालने के लिए पहले एटॉमिक नंबर लिख दो। 27 होता है कोबाल्ट का। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। X 2 Cl माइनस है, इथाइलिन डाइमीन का तो 0 ही होता है, इक्वल टू +1 रख लीजिए। कितना आ जाएगा? प्लस का 3। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, तो माइनस कर देंगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे? देखिए 2 Cl देंगे 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 Cl देगा 1 पेयर, 2 Cl देंगे 4 इलेक्ट्रॉन। इथाइलिन डाइमीन बाइडेंटेट है तो 2 साइड से जुड़ेगा, 2 साइड से जुड़ेगा तो ये भी 4 दे देगा।
है ना। एक इथाइलिन डायमीन एक पेयर देगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इथाइलिन डायमीन 4, है ना, बाइडेंटेट है। तो ये दे रहा है आपका कितना, क्लोरीन दे रहा है 2, और इससे कितने दिए, सही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अच्छा, एक इथाइलिन डायमीन में 2 साइट है ना, तो एक इथाइलिन डायमीन से 4 मिलेंगे, 2 कैसे मिलेंगे, एक इथाइलिन डायमीन से 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ना, 2 साइट है। इथाइलिन डायमीन ये होता है ना आपका, इसमें इथाइलिन डायमीन के 2 मॉलिक्यूल दिए हुए, एक मॉलिक्यूल से 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो 2 से मिलेंगे 8, तो आंसर क्या बन जाएगा, 27 माइनस 3 प्लस 4 प्लस 8, है ना, यही बनेगा। तो कितना बन गया, 24 प्लस 4 प्लस, तो कितना आ गया, कर लेंगे अब, ई एन निकाल लेंगे। हाँ हाँ बोलिए। एक ही देता है ना, इसीलिए तो इसको इसको मोनोडेंटेट में क्लासिफाई किया गया है ना, 6 के 6 नहीं देगा। लोन पेयर उसके पास है कितने, इससे मतलब नहीं है, वो दे कितना रहा है एट ए टाइम, उससे मतलब है। Cl माइनस H2O NH3 इन सबको मोनोडेंटेट बोला गया है। NH3 के पास नाइट्रोजन पे एक ही लोन पेयर होता है, एक ही देता है। H2O के ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, लेकिन देता कितना है, एक, इसीलिए उसको मोनोडेंटेट बोला गया है। Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, I माइनस, इन सब पे 3 लोन पेयर हैं, लेकिन देता कितना है, एक, इसीलिए उसको क्या बोला है हमने, मोनोडेंटेट। इथाइलिन डायमीन के 2 हैं लोन पेयर, दोनों के दोनों देता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट। क्लियर है पॉइंट। हाँ, इनका हमेशा 36 आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ। क्या, नहीं आइसोटोप क्यों कहना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब है, सुनो समझो इसका क्या मतलब है। एटॉमिक नंबर था इनका कितना, 27, ठीक है। अब बॉन्ड बनाने के थ्रू ये अपने चारों तरफ इतने इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करना चाहता है, इतने इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना बन जा रहा है, इनर्ट गैस का बन जा रहा है। इनर्ट गैस का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बनने का मतलब उसको स्टेबिलिटी मिल रही है, क्या मिल रही है, स्टेबिलिटी। क्लियर है पॉइंट। एक और बना दो, फिर आपको एक्सरसाइज शीट डिस्कशन करा दो। लिखो AgNH3 होल ट्वाइस, AgNH3 होल ट्वाइस, AgNH3 होल ट्वाइस Cl, इसमें सिल्वर का निकालना है, सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 होता है, EAN निकालना है। हम्म 47 होता है एटॉमिक नंबर सिल्वर का। सब लोग निकालें जल्दी से। 50 आ रहा है,
हम्म 50 आ रहा है सबका। 47 तो एटॉमिक नंबर हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो कितनी आएगी सिल्वर की? सिल्वर की माइनस में कैसे ऑक्सीडेशन नंबर आएगी? ऑक्सीडेशन नंबर तो +1 आएगी ना, उसको माइनस करेंगे। लोन पेयर कितने मिलेंगे? एक अमोनिया से एक 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो 2 अमोनिया से 4 इलेक्ट्रॉन। Cl के इलेक्ट्रॉन मत काउंट कर लीजिएगा, Cl बाहर है ना, Cl से कोई मतलब नहीं है। कितना हो गया? 46 प्लस 4 50। अगर इसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो कहां पे जाएगा ये? नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इसका कौन सा होगा? जिनॉन। जिनॉन होती है। इसको ये 50 अपना कहां तक पहुंचाना चाहेगा? 54 पे पहुंचाना चाहेगा। इसकी नियरेस्ट इनर्ट गैस क्या है? 54 वाली। अगर आपसे पूछे इसकी नियरेस्ट इनर्ट गैस क्या होगी? 0। क्या बताएंगे? अब आज की इसकी क्लास होती है खत्म आपकी कोऑर्डिनेशन की। अब शीट डिस्कशन कर देते हैं आपका।